When an observer is approaching a stationary source with a velocity v naught, the apparent change in frequency observed by him will be. अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है। अगर तो आपने एमसीक्यू कोई सॉल्व किया होगा तो उससे ये होता है कि आप एक दफा अगर तो उस ट्रिक का शिकार होते हो तो आपको वो चीज आसानी से यानी कि आपके ज़हन में फीड हो जाती है और आपका माइंडसेट फिक्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है? यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि वो अपेरेंट आमतौर पे हमें कहता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक हो गया। अब हमें बताया कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास वी जो वी ऑफ ऑब्जर्वर है, वी ऑफ सोर्स जीरो है हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब जब हम f को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी होगी। ठीक हो गया। अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सिंपल फ्रीक्वेंसी प्लस सम रेशियोज ऑफ वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। तो जो ये रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज इनटू फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे बहुत से लोग इसको बीटा मार्क करेंगे जबकि इसका करेक्ट आंसर बनता है डेल्टा, and its velocity is v. If the frequency is increased to 4n, the velocity of the wave will be. अब हमने वेलोसिटी निकालनी है। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाय वेवलेंथ। अब हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो बहुत से लोग इसको मार्क करेंगे चार्ली, जबकि ऐसा नहीं है। The tricky part here was that कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेलोसिटी नहीं बढ़ती बल्कि वेवलेंथ बढ़ती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है हमारे पास वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो खैर यहाँ पे बहुत से लोग इसको सी मार्क करेंगे कि वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास वेवलेंथ कम होगी, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी और वेलोसिटी हमारे पास v ही रहेगी। अब इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि साउंड सोर्स जो होता है, जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 टू 20 किलोहर्ट्ज होती है, लेकिन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड उसकी वेलोसिटी सेम ही रहती है, उसकी वेवलेंथ अलबत्ता चेंज होती है। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज 0.5 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन हाफ द टाइम पीरियड इज। अब अगर तो फुल वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेवलेंथ को कवर किया तो वो फुल टाइम पीरियड होगा, और अगर हाफ वेवलेंथ को कवर किया तो वो हाफ हमारे पास होगा टाइम पीरियड। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है। अब इस पे अगर आप एंटी नोड्स देखो तो एंटी नोड्स क्या होते हैं, हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के पीक पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो एक ये हमारे पास एक एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये हमारे पास नोड है। तो अब उसने क्या है कि दो एंटी नोड्स में डिस्टेंस जो है वो है 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस ने हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये है 0.5 मीटर। अब हमें पता है कि एक कंप्लीट वेव की जो वेवलेंथ होती है वो क्रस्ट टू क्रस्ट या एक एंटी नोड से लेके अगला एंटी नोड छोड़ के उससे अगला तक है। तो अगर दो एंटी नोड्स में जो डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ होगा, तो हाफ टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 0.5 ही होगा हमारे पास। तो इसका आंसर बनता है चार्ली। The phase difference between the particles vibrating at two consecutive antinodes is। तो ये हमारे पास एक वेव है, इस पे ये हमारे पास दो एंटीनोड्स आ गए। अब इनमें फेज डिफरेंस क्या है? एक डाउनवर्ड है, दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्रीज का है या पाई रेडियन का है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा पाई इन रेडियंस है बेसिकली ये। A source of sound of frequency 450 cycles per second is moving towards a stationary observer with velocity है हमारे पास 34 मीटर पर सेकेंड। If the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, the apparent frequency in the cycles per second will be। तो हमारे पास बहुत सिंपल है ये एमसीक्यू। हमें पता है कि जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे पास v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स और होल मल्टीप्लाई बाय
ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज अपनी प्लग इन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर अवे मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव होगी, जबकि वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो इसका उल्ट होगी। अगर तो सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो ये नेगेटिव होगी, और अगर ऑब्जर्वर सोर्स मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर तो ये पॉजिटिव होगी। तो हमारे केस में नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि वो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। सो हमने वैल्यूज प्लग इन की, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास बन गया ये फॉर्म बन गई, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 500। तो 500 साइकिल्स पर सेकंड बीटा इसका करेक्ट आंसर है। The essential property of a medium for the propagation of mechanical waves are, basically mechanical waves तभी propagate करेंगी, mechanical waves की यहाँ पे बात हो रही है, जब कोई मीडियम होगा और उस मीडियम में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एनर्जी को स्टोर करे और रिलीज करे। तो बेसिकली ये इलास्टिसिटी होती है। तो इनर्शिया और दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिसिटी। तो बीटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इनर्शिया और मैस ये दोनों सेम चीजें हैं, तो अल्फा इसलिए गलत है, और ओनली इलास्टिसिटी भी नहीं हो सकती विदाउट मैस, और ओनली इनर्शिया भी नहीं हो सकता, से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक इलास्टिसिटी नहीं होगी उस मीडियम में। तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा। Standing waves are produced in 10 meter long stress string. If the string is vibrate in 5 segments and wave velocity is 20 meter per second, what is the frequency? तो उसने हमें तीन चीजें दी हुई हैं। उसने हमें बताया कि टोटल लेंथ है 10 मीटर, 5 सेगमेंट्स में है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव 20 मीटर, और हमने बताना है फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास v ओवर वेवलेंथ। v हमें गिवन है, हमें वेवलेंथ नहीं गिवन, तो हम वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ अब कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो बेसिकली अगर तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो ये सिंगल सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है, और अगर तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो बेसिकली ये 2 सेगमेंट्स हैं। तो हमारे पास 5 सेगमेंट्स हैं, तो वो 5 सेगमेंट्स इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर, और हमने निकालनी है बेसिकली एक वेवलेंथ की लेंथ, तो वो यहां से लेके यहां तक होगी। तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ बनती है वो कितनी बनेगी? बेसिकली वो बनेगी 4 मीटर हमारे पास बनेगी। वेवलेंथ भी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी भी थी, वैल्यूज प्लग इन की, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। इसका एक और आसान तरीका था, इसका एक बेसिक फार्मूला है, वो फार्मूला है 2n डिवाइडेड बाय l। अगर आप वो प्लग इन करते हैं तो आपके पास जल्दी आंसर आ जाए। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप थोड़ी सी मेहनत करके आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। If a string is fixed at its both ends and vibrate in n loops, then the wavelength in terms of L of the string is given by। तो बेसिकली जिस तरह पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, वो होता है 2l डिवाइडेड बाय n। अगर तो आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर मार्क कर, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता तो आपने अब इस तरह के क्वेश्चन को खुद से कैसे टैकल करना है, बहुत ईजी है। हमें अब ये पता है कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड कर रही है n पे और l पे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में n और l ही है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी होती तो हमारे पास वेवलेंथ होती, तो हम इसको पहले d को वैसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो v ओवर वेवलेंथ होती है, तो d तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया। पीछे n और l के कोई फंक्शन होगा वेवलेंथ, तो बेसिकली वेवलेंथ फंक्शन होगा n और l का। बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स घबराए ना, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, जो कि 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट हो रही है। सेगमेंट्स यानी कि ये 2 सेगमेंट्स हैं, n यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो हमारे पास जो आएगी वेवलेंथ, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊं तो वेवलेंथ भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l के। ठीक हो गया। और अगर मैं इसी वेवलेंथ में सेगमेंट्स बढ़ा दूं, इसका टोटल स्ट्रिंग का डिस्टेंस उतना ही रखूं, तो हमारे पास किस तरह का सिनेरियो आएगा? हमारे पास सिनेरियो होगा, हमारे पास वेवलेंथ अब बढ़ी है या कम हुई है? हमारे पास वेवलेंथ कम हुई है, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। ठीक हो गया। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है n ओवर l के।
अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास अल्फा भी गलत हो गया, डेल्टा वैसे ही पहले ही गलत था, तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? हमने पिछले क्वेश्चन में वेवलेंथ ही निकाली थी, तो हम उसी क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। हमने वेवलेंथ कैसे निकाली थी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग थी जो 5 सेगमेंट्स में वाइब्रेट हो रही थी, टोटल लेंथ इसकी 10 मीटर्स और इसकी वेवलेंथ थी 4। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें प्लग इन करें और हमें एन भी पता था 5 था, तो हमारे पास के जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो बेसिकली हमारे पास जब 2 की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 2L डिवाइडेड बाय एन, तो चार्ली। हमने इस तरह खुद से ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक का कोई, अगर इस केस में तो बुक का डिटो फार्मूला था, अक्सर वो एंट्री टेस्ट में ऐसे आपको सिनेरियो में डाल सकता है कि जिसमें आपको खुद डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव करने का माइंडसेट कुछ इस तरह का, आपका जितना भी डाटा गिवन है उसको देखो कि किस तरह से रिलेट हो रहा है, तो उसको इस तरह से यूटिलाइज करके आप सही आंसर को अप्रोच भी कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड फोर्थ एंटी नोड इज। तो बेसिकली हमने एक लंबी सी वेव बनाई। अब इस वेव पे हमारे पास पहला नोड ये आता है, दूसरा एंटी नोड ये, तीसरा नोड दूसरा नोड, और इस तरह करके एंटी नोड्स हम बनाते जाएंगे। अब हमने टोटल डिस्टेंस क्या बताना है? पहला नोड हमारे पास ये और चौथा एंटी नोड कौन सा होगा? 1 2 3 4 ये। तो हमने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम कैसे बताएंगे? हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें पता है कि एक एंटी नोड से उससे अगले को छोड़ के उससे अगले नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर हो गया। अब हमने यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो हमें पता है कि एक नोड से अगले नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है, ऐसे ही है। तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक नोड से उससे अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होता है, ठीक हो गया। तो वो भी हमारे पास आ गया। इन तीनों को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 7/4 ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अल्फा। एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन, ठीक हो गया। तो हमने बताने के 270 केल्विन से डबल वैल्यू जो है स्पीड वो किस टेम्परेचर पे होगी। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर की रेशियोज होती हैं वो इस तरह से होते हैं कि वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2 इक्वल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2, ठीक हो गया। अब हमारी जो वेलोसिटी 1 है वो है जी इस टेम्परेचर पे, तो उसकी हम वैल्यू b रख लेंगे, ये उसकी डबल है तो ये 2 भी हो जाएगी। और टेम्परेचर की इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे v एक ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर ले लिया ताकि हम स्क्वायर रूट खत्म कर लें। तो हमारे पास 1/4 इक्वल हो जाएगा 272 डिवाइड बाय T2 के। तो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास T2 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 273। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका चार्ली। The Doppler effect will not be applicable when the velocity of sound is, तो velocity of source, तो velocity of source की ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पर डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करता? तो हमें पता है कि डॉपलर इफेक्ट इक्वल होता है इसके। अब यहाँ पे velocity of source की बात कर रहा है, ठीक हो गया। तो हमें पता है कि velocity of source जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और वो इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो अगर तो इक्वल टू दी साउंड स्पीड ऑफ साउंड हो और टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो जीरो हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो अगर ये नंबर ग्रेटर हो जाए वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव भी आ सकती है, तो नेगेटिव इज अ बेटर ऑप्शन, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे सी है। अगर सी ना होता तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन सी की मौजूदगी में सी यहाँ पे बेस्ट आंसर है, तो इसका आंसर है चार्ली। बेसिकली ए एक स्पेसिफिक नंबर है और सी एक रेंज ऑफ नंबर है, तो ज्यादा बेहतर आंसर इसलिए सी है यहाँ पे।
साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बिकॉज, सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो साउंड है उसने हमें बता दिया कि फास्ट ट्रेवल करता है, वो पूछ रहा है क्यों। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है कि वो होता है गैमा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी और इस पूरे का अंडर रूट। तो गैमा हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो होती है बेसिकली। तो मॉइस्ट एयर इज हैवियर देन द ड्राई एयर, अगर तो हैवियर होती तो वेलोसिटी कम होती, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन द ड्राई एयर, तो नहीं, ये भी आंसर गलत है। बेसिकली गैमा की वैल्यू चेंज होती है विद टेम्परेचर, तो इस केस में टेम्परेचर और टेम्परेचर की भी बहुत बड़ी वैल्यूज, और हमारे स्केल पे यानी कि एफएससी के स्केल में हम गैमा की वैल्यू लेते ही 1.4 है, तो गैमा की वैल्यू पे भी फर्क नहीं पड़ता। इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। क्यों? द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन ड्राई एयर। अब डेंसिटी कम कैसे होगी? तो बेसिकली मॉइस्चर क्या होती है कि मॉइस्चर वाटर के पार्टिकल्स रिप्लेस कर देते हैं एयर को, तो मॉइस्चर के पार्टिकल्स का वेट मैस जो है वो कम होता है। तो बेसिकली H2O का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 होता है, और ये हल्के मॉलिक्यूल्स हैं और ये रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन और O2 को, जो कि हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिसकी वजह से नेट मैस कम होता है और डेंसिटी कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। Newton assumed that the sound propagation in gases takes place under, तो न्यूटन ने एक assumption ली थी, ये बेसिकली कह लो कि रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, तो खैर लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बल्कि नहीं एक्सट्रीमली रट्टा बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो खैर उसने assumption क्या ली थी? उसने assumption ये ली थी कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू की बात हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रही, तो यहाँ पे अब क्या बात कर रहा है वो? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होती हैं? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो खैर हम बाकियों को भी देख लेते हैं कि बाकियों का मतलब क्या है, आगे चल के हमारे काम आ सकती हैं थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में। तो आइसोबैरिक होती है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर, और हमारे पास एडियाबैटिक होती है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा सिस्टम में, और आइसोकोरिक होती है हमारे पास जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये टर्म्स आगे जाके आपके थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में यूज होंगी। A tuning fork completes 20 vibration in 0.4 seconds. Its frequency is, तो 20 वाइब्रेशन है हमारे पास, टाइम पीरियड हमारे पास 0.4 सेकंड्स है, और फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला हमें पता है कि वो होता है वाइब्रेशंस ओवर टाइम पीरियड। तो हम वाइब्रेशन ओवर टाइम पीरियड हम डालेंगे तो हमारे पास 50 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। At which temperature the speed of sound in hydrogen will be same as the speed of sound in oxygen at 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो वो पूछ ये रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन किस टेम्परेचर पे इक्वल होगी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। उसके अलावा उसने हमें आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्सीजन की स्पीड 315 मीटर पर सेकेंड होती है और हाइड्रोजन की स्पीड 1286 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम सबसे पहले अब बेसिकली हमने ये करना है कि हमने पहले ऑक्सीजन की स्पीड वेलोसिटी निकालनी है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उससे हम हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालेंगे उस वेलोसिटी पे। ठीक हो गया? तो ऑक्सीजन की स्पीड हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है वेलोसिटीज की रेशियो इक्वल होती है वेलोसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 100, और उसके बाद इज इक्वल्स टू टेम्परेचर्स की रेशियो। तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में वो 298 केल्विन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 373। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की 355 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम हाइड्रोजन को केस को कैसे सॉल्व करेंगे? हम हाइड्रोजन की वेलोसिटी हमें पता है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है ये, और हमें पता है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमने ये टेम्परेचर निकालना है। इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और हम टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी -25 डिग्री सेंटीग्रेड। राउंड ऑफ नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पे इसके क्लोजेस्ट जो नंबर है वो डेल्टा है। अच्छा एक और चीज, ये एमसीक्यू मैंने खुद से बनाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस क्वेश्चन को आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। इफ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो
लेट्स सी। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा है। The distance between a node and the next antinode of a stationary wave is 33 centimeter. If the velocity of sound is 30 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसीज, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो इक्वल होती है वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ के। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता है, हमें नहीं पता तो वेवलेंथ नहीं पता। अब हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? ये हमारी वेव बन गई। अब इस वेव पे ये हमारा पहला नोड आ गया, ये हमारा एंटी नोड आ गया। अब एक नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, वो है 33 सेंटीमीटर। अब हमने पहले डिस्कस किया बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो अब देखो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का 1/4 है। और ये चीज आपको वैसे भी पता हो कि एक नोड से उससे अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस 1/4 ऑफ दी वेवलेंथ होता है। ठीक हो गया? तो ये 1/4 ऑफ दी वेवलेंथ हो गई। यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे अपनी, तो हमारी वेवलेंथ आ जाएगी 132 सेंटीमीटर या 1.32 मीटर। तो हम मीटर्स की वैल्यू यूज करेंगे और हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब ये एक ऐसा नंबर है कि जो आप विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आप इस नंबर को देख के थोड़ी असेसमेंट कर सकते हो कि 150 तब आता अगर ये नंबर 2 होता। बेसिकली 150 इसके हाफ से थोड़ा सा कह लो कि कम है, तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए था ये नंबर। तो अल्फा तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया। अब हम इसको डिवाइड कैसे करें? या तो वो तरीका जो हमने 5-6 में सीखा कि हम उसको ऑन पेपर एक एक नंबर से हम डिवाइड करें, या फिर हम ये कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए कि हम ऐसा नंबर डिवीजन में लाएं जो कि इस नंबर के क्लोजेस्ट और इसको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो इसके क्लोजेस्ट जो नंबर है वो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है वो है 1.1। ठीक हो गया? बेसिकली 1133 को डिवाइड करता है तो वहां से 1.1 इसको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। और बेसिकली 1.1 इससे छोटा नंबर है, तो अगर ये छोटा है तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। तो जो हमारा नेट आंसर आएगा बेसिकली वो हमारा बड़ा आएगा, और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो से छोटा होगा। मैं समझाता हूँ क्या होगा। हम इसको 1.1 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 300। अब हमने इसको कम किया तो ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जबकि हमारा ओरिजिनल नंबर ये बड़ा था। तो अगर मैं इसको बड़ा करूं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि 300 से जो हमारा आंसर है वो छोटा ही होगा। अब वो कितना छोटा होगा? तो वो ज्यादा, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है, तो वो 300 से जो क्लोजेस्ट छोटा नंबर अगर हमें गिवन है, बाकी बहुत ही दूर चला गया, तो यहाँ पे सी हमारे पास जो है करेक्टली एक्सेसिबल आंसर हमारे पास सी बनता है। Observer moves towards a stationary source of sound with velocity 1/5 of the velocity of the sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? अब उसने बताया कि जी स्टेशनरी सोर्स है और वेलोसिटी 1/5 है हमारे पास। ठीक हो गया? और हमने अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब हमें पता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, कुछ ये फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करें। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द सोर्स 0 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 1/5 ऑफ द v है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 6/5 बन जाएगा। v से कैंसल आउट हो गया हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो 1.2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसने हमसे इंक्रीज पूछा, इंक्रीज से मुराद चेंज। तो चेंज कितने परसेंट हो रहा है? बेसिकली 20% यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका चार्ली। When the two identical waves are superimposed, the velocity of the resultant waves. तो बेसिकली जब टू आइडेंटिकल वेव्स को हम सुपर इम्पोज करते हैं तो होता क्या है? जब हम दो वेव्स को हम इम्पोज करते हैं तो उनसे उनके एम्पलीट्यूड्स में फर्क आता है, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आता उनकी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ली। फर्क किस पे आता है? एम्पलीट्यूड पे। In a stress string, the speed of the wave is double, the tension will be. तो बेसिकली वेव की जो स्पीड है वो डबल हो जाए तो टेंशन में क्या फर्क आता है? तो हमारे पास इसलिए हमने रिलेशन निकालना है वेलोसिटी का टेंशन पे। तो हमारे पास बुक में इसका एक फार्मूला गिवन है, v = f/m।
अब यहाँ पे जो m है वो mass नहीं है, वो बेसिकली mass पर यूनिट लेंथ है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो खैर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है वो डबल हो रही है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए 2 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, और अब हमने 2 को अंदर लेके जाना, तो हमने 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिया, और इसका स्क्वायर 4 होता है, और जब 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, सॉरी फोर्स, तो फोर्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा। सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट, सोनार बेसिकली इसमें होता है कि साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं और उनकी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वापस आती है, तो उसको रिसीव किया जाता है, और उसमें टाइम जितना लिया होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, कितना टाइम लिया है वेव ने वापस आने में, और किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो वापस आई है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो खैर सोनार आमतौर पे आपके स्पीड कैमराज में यूज होती है। खैर यहाँ पे है डेप्थ ऑफ द सी, हम निकाल सकते हैं, हाँ हम टाइम नोट करके डेप्थ ऑफ द सी निकाल सकते हैं। अंडर सी ऑब्जेक्ट्स हम निकाल सकते हैं, अंडर सी ऑब्जेक्ट्स भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हाँ ये भी ठीक है। लोकेशन ऑफ अ सबमरीन एक ऑब्जेक्ट ही अंडर वाटर, तो हम वो भी निकाल सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब हमारे पास ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो आपका एमडी कैट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्टिव स्टडीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स का देखो, ये बेसिकली एक ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि एक एमडी कैट के पेपर में आया हुआ है, और उस टाइम पे भी जो आपका वाइब्रेशंस का चैप्टर था वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, साउंड का चैप्टर था। अब बेसिकली अगर आपने वाइब्रेशन नहीं पढ़ी तो आप साउंड्स को वेव्स को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो आपने कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करो, लेकिन टोटली सिलेक्टिव स्टडी ना करो। जो आपकी एफएससी की कोर्स है उसको भी मद्देनजर रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एक चैप्टर से ही बात पूछेगा, वो एक क्वेश्चन 2 चैप्टरों से मिला के भी बना सकता है। ऐसी एग्जांपल्स हमने पिछले डिस्कशंस में भी देखी हैं। खैर ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो खैर वो कह रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो ये है, और फोर्स टाइम ग्राफ उसका क्या होगा। ठीक हो गया। अब फोर्स टाइम ग्राफ हमें समझने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है। ठीक हो गया। अब ये अंडर द डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेस ऊपर की तरफ करेगी, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। ठीक हो गया। अगले सिनेरियो पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो भी बढ़ गई। अब ठीक हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें बढ़ गया। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है हमारे पास जो है फोर्स वो बढ़ रही है। तो अगर आप इस चीज को देखो तो सबसे पहले तो अगर तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग बिल्कुल भी अपनी मीन पोजीशन पे है, तो आपके पास टेंशन कम से कम जो है वो 0 नहीं होगी, 0 ही होगी। तो अल्फा यहाँ पे गलत है, आपके पास डेल्टा भी यहाँ पे गलत है। ठीक हो गया। दूसरी चीज, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसके ऑपोजिट है, यानी कि इन दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। तो हमारे पास जो अगर ये अगर तो फेज डिफरेंस 0 होता हमारे पास चार्ली होता, तो चार्ली भी गलत है, और डेल्टा वैसे ही गलत है। जिस लॉजिक के मुताबिक ये गलत है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास टेंशन या फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होगी, तो डेल्टा भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा बनता है। एक तो अगर तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स भी 0 है, और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो 180 का फेज डिफरेंस भी होगा। तो बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। The distance covered by a body in one complete vibration is 20 centimeter. What is the amplitude of the body? अब उसने यहाँ पे डिस्टेंस की बात किया, अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है, ये इसका एम्पलीट्यूड था। अगले फेज में वो अपनी मेन पोजीशन पे आई, उसने ए डिस्टेंस कवर किया। उससे अगले स्टेप में वो आगे गई, उसने ए डिस्टेंस दोबारा कवर किया, 2 दफा ए डिस्टेंस कवर कर चुकी है।
उसके बाद वो दोबारा मीन पोजीशन पे आई, उसने दोबारा ए डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई, तो 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास 4 ए डिस्टेंस कवर हुआ टोटल। तो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस 4 है, सॉरी 20 है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो 4 टाइम्स कम होगा, तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर है। If the number of loops of stationary waves are increased, then the wavelength will. तो बेसिकली सिनेरियो क्या, हम अगर फार्मूला आपको पता है तो आप उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो हमको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टैंडिंग वेव है, इसकी वेवलेंथ है ये। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो बढ़ा दूं तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होंगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो इसका आंसर है थीटा। A rope of length 5 meter is stretched to a tension of 80 Newton. If it has a mass of 1 kg, at what speed would 100 Hertz transfer wave travel down the string? ठीक हो गया, तो हमने स्पीड बतानी है और ये उसने हमें 3 चीजें दी हुई हैं, लेंथ, टेंशन और मैस। तो हमें बेसिकली पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है फोर्स यानी कि टेंशन डिवाइड बाय मैस, नहीं है ये मैस पर यूनिट लेंथ है, और फ्रिक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो उसने बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करेंगे। 81 हमारे पास kg है, डिवाइड बाय 5 मीटर्स लेंथ है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 400 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 20 आ जाता है। हमारे पास आंसर है यहाँ पे 4। A string clamped its ends vibrate in 3 segments. The string is 100 centimeter long. The wavelength is. तो हमारे पास 3 सेगमेंट्स है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, वेवलेंथ हमने बतानी है। तो सिनेरियो हमारे पास ये है कि ये 3 सेगमेंट्स हैं। अगर तो आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करके निकाल सकते हो। ठीक है, हमने वेवलेंथ बतानी है, टोटल लेंथ हमारे पास 100 है, तो फार्मूला है हमारे पास 12 डिवाइड बाय एन। एल हमारे पास हम सेंटीमीटर्स में लेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, एन हमारे पास 3 है, हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 200 आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, तो 66 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो हमने पहले इसको ड्राइव किया, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कैसे ड्राइव करना है, किया जा सकता है एक फार्मूले को। अ पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर साउंड अ सायरन 2 kilohertz frequency while chasing a car running at 150 kilometer per hour. The apparent frequency of the siren of the car will be. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पुलिस की कह लो कि गाड़ी है जो कि 130 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ये हमारे पास चोर की हैवी स्पीड वाली गाड़ी है जो कि 150 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। तो बेसिकली अगर आप की रिलेटिव वेलोसिटी देखो तो चोर की गाड़ी मुसलसल दूर होती जा रही है, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम देगी। ठीक हो गया, तो इसका ग्रेटर देन नहीं, वो भी नहीं है। अगर इक्वल स्पीड्स पे होती तो 2k होती, वो भी नहीं है। और द सायरन विल नॉट बी हर्ड बाय द कार ड्राइवर, नहीं ऐसा भी नहीं। अगर तो ये स्पीड ऑफ साउंड या उससे तेज आ रहा होता तो ऐसा हो सकता था। लेस देन दी 2k, तो ये इसका करेक्ट आंसर। अगर आप फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट, अब आपकी बुक में तो ये फार्मूला इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में जो केसेस दिए हैं या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या तो सोर्स मूव कर रहा है। अगर दोनों चीजें मूव कर रही हैं तो उस केस में आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अगर एक मूव कर एक स्टेशनरी है तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब वापिस आपकी बुक वाला ही फार्मूला बन जाता है। ये डॉपलर इफेक्ट का ये फार्मूला होता है। इन स्ट्रिंग्स द पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स आर ऑब्टेन एट, तो बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है। हमारे पास ये पहला हमारे पास एंटी नोड आया, ये दूसरा एंटी नोड आया, ये तीसरा आया, बस हम 3 ही लेंगे। पहला एंटी नोड कितने दूर है, बेसिकली पहले नोड से पहले एंटी नोड तक का डिस्टेंस होगा वो, तो वो होता है हमारे पास 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। उसके बाद एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास
1/2 होता है और अगेन 1/2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 प्लस हाफ, तो हमारे पास ये 75% बनता है। ठीक हो गया, 75% बनता है, तो यानी कि 3/4। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 125% बनता है, तो वो हमारे पास बनता है 5/4। इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शन ये आप देखते हैं 1/4, आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, 1/4 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो डेल्टा ही करेक्ट है। इस तरह इन डेप्थ कंप्लीटली चेक नहीं करना, आपने जल्दी से जल्दी आंसर को अप्रोच करना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। The speed of sound in the direction of wind relative to the ground, where v is the velocity of sound and vw is the speed of the wind। तो बेसिकली कह रहा है कि स्पीड की डायरेक्शन में ही विंड की डायरेक्शन में ही साउंड है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेसिकली साउंड क्या होता है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है। तो एक पार्टिकल पहले से ही मूव कर रहा है और वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वेव की वेलोसिटी में बेसिकली उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी ऐड होगी, यानी कि विंड की स्पीड भी ऐड होगी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में ऐड अप होंगी, तो इसका आंसर है अल्फा। अगर तो ऑपोजिट होती तो माइनस होती, तो खैर यहाँ पे आंसर बनता है अल्फा। The speed of a wave on a string is 24 meter per second if the string is 6 meter long. Find the fundamental frequency। तो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके पास एक तार है, बेसिकली स्ट्रिंग या तार कह लो, आप उसको वाइब्रेट करोगे ना, तो जो आपके पास वो लूप वाली फॉर्म बनती है ना, ये वाली फॉर्म, ये आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलेगी। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे आपको एक लूप मिलेगी। आपको वो फ्रीक्वेंसी मिल गई, उसी फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो आपको 2 लूप्स मिल जाएंगी, उसको ट्रिपल करोगे तो 3 लूप्स। फ्रीक्वेंसी को जितने पहली लूप आ गई, उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाओ तो 3 लूप्स आती जाएंगी आपके पास। तो बेसिकली वो जो पहली लूप आती है वो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जो सेकंड आती है वो सेकंड हार्मोनिक मोशन उसे भी कहते हैं, और थर्ड हार्मोनिक मोशन होता है। तो खैर फर्स्ट फंडामेंटल से मुराद उसकी यह है कि फर्स्ट हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास लेंथ है 6 मीटर, हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ, तो हमारे पास 12 मीटर हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ। तो हमारे पास वेवलेंथ भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, वैल्यूज प्लग इन की, तो 2 हर्ट्ज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फा। The restoring force simple harmonic motion is maximum when the particle is। तो हमने एक पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मैक्सिमम कब होती है वो फोर्स। तो बेसिकली मैक्सिमम तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। हाफ वे नहीं, ये भी गलत है। क्रॉसिंग मीन पोजीशन ये भी गलत है। क्रॉसिंग मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एट रेस्ट पे तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। In Doppler effect, the source moves towards the observer. The spectral lines are shifted towards। जब बस अगर आप स्पेक्ट्रम कलर स्पेक्ट्रम की बात करो, जो आपके पास रेड होता है उसकी जो आपके पास वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जो आपके पास ब्लू होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर तो सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। तो कम, इसको हम कहते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो टुवर्ड्स कम फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव कर रहा है। तो कम फ्रीक्वेंसी ब्लू की तरफ होती है तो टुवर्ड्स ब्लू मूव कर रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आ रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स ब्लू मूव कर रहा है, और अगर एक दूर जा रहा है तो टुवर्ड्स रेड। इसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, स्टार्स के केस में ये टर्म अक्सर इस्तेमाल होती है। तो खैर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अल्फा बनता है। Which of the following laws of string is not correct where f is the frequency। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो t है ना, ये t टाइम नहीं है, ये t टेंशन है, ठीक है। अगर तो ये टाइम पीरियड होता तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर बनता था। आप इस चीज को एक और चीज से भी देख सकते हैं, आपके पास जो अल्फा और बीटा है, सॉरी बीटा और चार्नी है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट आंसर हैं।
जब आपको इस तरह का केस मिल जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, तो दोनों वैसे ही आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो खैर अगर आपको फार्मूला एक पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 2L डिवाइडेड बाय n, तो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है बीटा फोर्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Which of the property makes difference between progressive and stationary waves? तो जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो बेसिकली एनर्जी कैरी आउट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक हो गया। साउंड इसके एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास एक एग्जांपल है, तो चार्लीज का करेक्ट ऑप्शन है। What would be the effect of increasing the tension of a stress string on the velocity of the wave? तो हमें पता है कि वेलोसिटी और टेंशन का आपस में रिलेशन क्या है। वेलोसिटी इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ टी यानी कि टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो आंसर है इसका अल्फा विल इंक्रीज। इफ वाटर वेव्स ऑसिलेट अप एंड डाउन 3 times a second, the distance between the wave thrust is 2 meter. What is the wave speed? तो बेसिकली हमारे पास सिनेरियो कुछ ये है कि ये हमारे पास एक वेव है, अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 3 दफा। ठीक हो गया। अब क्रस्ट टू क्रस्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। अच्छा एक चीज याद रखो, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के इक्वल होता है। नोड से नोड तक का डिस्टेंस या एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है, और एक नोड से अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रस्ट टू क्रस्ट है तो वो हमारे पास 1 वेवलेंथ है। आप वैसे भी देख सकते हो कि जिस फेज पे वेव यहाँ पे है आके उसी फेज पे वेव यहाँ पे खत्म हुई है, तो आप देख सकते हो कि ये 1 कंप्लीट वेवलेंथ कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास 2 मीटर है। हमसे उसने जी पूछी है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही है, वेवलेंथ हमें पता है, हमने वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, तो हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। वेलोसिटी भी हमें पता है कैसे, 3 वेव्स पर सेकंड है। ठीक है, उसने हमें दिया, तो 3 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। दोनों वैल्यूज प्लग इन करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बीटा इसका करेक्ट आंसर है। When an aeroplane moves towards an airport, the frequency of reflective wave from the aeroplane received by radar. तो radar ने वेव छोड़ी और वापस उसके पास जो वेवलेंथ रिसीव हुई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेसिकली टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, तो इसका आंसर है बीटा। A source emits sound of frequency 400 Hz, but the listener hears 390 Hz. तो हो क्या रहा है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब है या तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है या तो सोर्स दूर जा रहा है या तो दोनों ही दूर जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला केस है, द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो अगर ऐसा होता तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता, गलत ऑप्शन है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, तब भी इजाफा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है। डेल्टा वैसे ही गलत है कि वो दो रहा है, पता नहीं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड टू रिजिड सपोर्ट इज 40 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम लेंथ वेवलेंथ बेसिकली फॉर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो बेसिकली एक स्टेशनरी वेव क्या होती है कि उसका 1 लूप हो, तो हमारी सबसे पहली वेव हमें वो किसी चीज में रिसीव होती है, ऐसे ही है। तो हमारे पास इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, हमने सेंटीमीटर्स में ही बताना है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव है, तो ये हमारे पास सबसे पहली वेव जनरेट होती है। ठीक हो गया। तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जितना ज्यादा एन होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, तो हमने एन को मिनिमम रखना है, तो वो हम 1 रखेंगे। 1 रखे तो हमारे पास ये वेव बनती है, और इसकी लेंथ हमारे पास अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये होती है हमारे पास हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 80 सेंटीमीटर, तो बीटा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। A wave generator produce 50 pulses in 10 seconds. Find the time period
टाइम पीरियड आपने बताना है, 50 पल्सेस 10 सेकंड्स में बता रहा है, तो 10 डिवाइड बाय 500, ठीक है। टाइम पीरियड आपके पास टाइम डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस होता है, तो यह तो हमारे पास 150 आ जाएगा, सेकंड्स में होगा। The first overtune of a stretched wire of a given length is 320 hertz। तो फर्स्ट ओवरट्यून उसकी 320 hertz है। ओवरट्यून क्या, मैं बताता हूँ क्या। वो पूछ रहा है फर्स्ट हार्मोनिक मोशन क्या होगा। बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक मोशन पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। एक स्टेशनरी वेव में जब फर्स्ट एन की वैल्यू 1 हो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास वेव आए, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे जो मोशन होता है वो फर्स्ट हार्मोनिक मोशन होता है। इसी तरह N2 हो तो हमारे पास F2 होता है, तो वो हमारे पास सेकंड हार्मोनिक मोशन होता है। जो हमारे पास ओवरट्यून होता है वो बेसिकली लैग कर रहा होता है हमारे पास हार्मोनिक मोशन से। समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। बेसिकली आप ओवरट्यून में 1 ऐड करो तो हमारे पास वो उतनी हार्मोनिक मोशन आ जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक मोशन फर्स्ट ओवरट्यून इस फ्रीक्वेंसी पे है, तो उसमें 1 ऐड करो यानी कि सेकंड हार्मोनिक मोशन की ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर सेकंड हार्मोनिक मोशन की ये फ्रीक्वेंसी है तो फर्स्ट हार्मोनिक मोशन की इसकी हाफ होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा। ठीक हो गया।